नमस्कार। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सभी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। यानी कोशिका शरीर की बेसिक इकाई होती है। उसकी कई सारी कोशिकाएं मिल करके और शरीर बनाती हैं। लेकिन हम जानते हैं कि कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो एक कोशिका से बने होते हैं, यानी एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और उनका पूरा शरीर ही एक कोशिका से बना हुआ होता है। पूरे हम अगर इस प्रकार के जो जीवन जगत है जिसमें सभी प्रकार के जीव शामिल हैं उनको देखें तो हम उनको दो भागों में डिवाइड करके और पढ़ सकते हैं। पहला भाग वह है जो बिल्कुल ही प्रिमिटिव, बिल्कुल ही आदिम प्रकार की कोशिका से मिलकर बना हुआ है। तो उस प्रकार की जो आदिम प्रकार की कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं सभी मिलकर के और प्रोकैरियोट्स बनाते हैं। दूसरा भाग जिसके अंदर कोशिका विकसित प्रकार की है, यानी इवोल्यूशन में जब उसमें एडवांसमेंट आ गया, जब उसमें विकास हो गया तो उसके बाद की कोशिका है। तो इस प्रकार से इसके दो भाग हम करके और इसकी स्टडी कर सकते हैं। पहला भाग है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा भाग है यूकैरियोटिक सेल्स। अगर हम इसके मीनिंग में जाएं, इसके अर्थ में जाएं, तो यह दो शब्दों से मिलकर के बना है। दो ग्रीक वर्ड जो है वो मिलकर के इसका निर्माण करते हैं। पहला है प्रो और दूसरा है कैरियन। प्रो का मतलब हो गया प्रिमिटिव, पूर्व, और कैरियन का मतलब होता है नट या कर्नल, जो यहाँ पर न्यूक्लियस के संदर्भ में लिया गया है। यानी कैरियन यानी न्यूक्लियस, यानी उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो आदिम प्रकार का होता है, इसलिए ये प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। दूसरा है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स जो होते हैं वे कंपैरेटिवली यानी प्रोकैरियोट्स की तुलना में विकसित प्रकार की कोशिका है। क्यों है? क्योंकि इसका नाम ही है यूकैरियोटिक सेल। यू मीन्स एडवांस, ट्रू, वास्तविक। तो ये वास्तविक जो न्यूक्लियस होता है उससे मिलकर बनी है। या वास्तविक न्यूक्लियस से यहाँ मीनिंग यह है कि न्यूक्लियस जो बना हुआ है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एनवेलप्ड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, उससे बाउंडेड है, इसलिए यह यूकैरियोट टाइप की सेल्स है। अगर किसी सेल में इस प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है तो वे सेल्स यूकैरियोटिक सेल कहलाती है। अब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं को अलग अलग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी संरचना कैसी होती है, उसके क्या लक्षण है, वो हम पढ़ेंगे। जैसा कि प्रोकैरियोटिक सेल है तो ये प्रोकैरियोटिक सेल जो बेसिक 3 डोमेन्स है, जिसमें पहला है आर्किबैक्टीरिया, दूसरा है बैक्टीरिया और तीसरा है यूकैरियोटा। तो ये जो बेसिक 3 डोमेन्स है उसमें से फर्स्ट 2 डोमेन्स यानी बैक्टीरिया एंड आर्किया, जिसको आर्किबैक्टीरिया भी कहते हैं, इन दोनों से मिलकर के प्रोकैरियोट्स बनते हैं। प्रोकैरियोट्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हम पाते हैं कि ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसके अंदर अगर हम जाएं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है इसका न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन।
इसका जो केंद्रक है उसका संगठन किस प्रकार से हुआ है। यानी न्यूक्लियस जो होता है किसी भी सेल का, वह आनुवंशिक जो ट्रेड्स होते हैं, आनुवंशिक मटेरियल जो होता है डीएनए के रूप में, उसको रखने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो आनुवंशिक मटेरियल यानी जो डीएनए है वो खुला है, वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बाउंडेड नहीं है। इसलिए इस प्रकार का अगर डीएनए सेल में पाया जाता है तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। यह न्यूक्लियोइड कहलाता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। अब हम एक एक करके इसके जो लक्षण हैं उसके बारे में ध्यान देंगे। पहला है, इसके ऊपर कैप्सूल या स्लिम लेयर पाई जाती है। ऐसे हम बैक्टीरिया सेल को देख सकते हैं, या जो आर्कीबैक्टीरिया है उन सेल्स को देख सकते हैं जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आती है, साइनोबैक्टीरिया। उसमें हम देखते हैं तो बैक्टीरिया, उन सब में देखते हैं तो बाहर एक कैप्सूल पाया जाता है या एक स्लाइम लेयर पाई जाती है, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो उनको बाहर से विभिन्न प्रकार के केमिकल जो अटैक्स है उनसे इसको बचाती है, उनसे उसकी सुरक्षा करती है। इसलिए इसके ऊपर इस तरह की लेयर्स पाई जाती है। फिर देखते हैं उसके ऊपर सेल वॉल पाई जाती है। बैक्टीरिया में देखते हैं सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन भी अगर हम देखेंगे तो उसमें ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, तो ये उनके ऊपर किस तरह का सेल वॉल पाया जाता है उस आधार पर ये इसका क्लासिफिकेशन हुआ है। तो सेल वॉल उसकी पाई जाती है। फिर उसमें एंडोस्पोर्स पाए जाते हैं। एंडोस्पोर्स जब कुछ ऐसी एडवर्स कंडीशंस आती हैं तो उस समय ये एंडोस्पोर्स बना करके और अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको सुरक्षित कर लेते हैं और अपनी स्पीसीज को बचा लेते हैं। तो इसमें एंडोस्पोर्स हो सकते हैं। इसमें फिम्ब्रियाई या पिली पाई जाती है। ये जो इसके ऊपर छोटे छोटे इस तरह के स्ट्रक्चर हैं, ये इसकी फिम्ब्रियाई कहलाती है। और ये जो कंपैरेटिवली थोड़े से लंबे स्ट्रक्चर है, ये पाइलस या प्लूरल फॉर्म के अंदर पिल्ली, ये कहलाते हैं। तो ये इस ऑर्गेनिज्म को किसी सरफेस से अटैच होने के लिए, अटैचमेंट के लिए ये सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं। इसके द्वारा ये कहीं से कहीं भी किसी भी सरफेस पर चिपक सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर इनके ऊपर पाए जाते हैं। फिर देखते हैं इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। कंपैरेटिवली ज़्यादा लंबे स्ट्रक्चर जो फिम्ब्रियाई या पिल्ली उनसे ज़्यादा लंबाई के अंदर होते हैं, इस प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और ये स्ट्रक्चर इसमें या तो मोटिलिटी के दौरान काम आते हैं, संचलन में, या फिर ये जब आपस में जब इनमें कंजुगेशन होता है उस दौरान भी ये काम आते हैं। कुछ स्ट्रक्चर इसमें गैस वैक्यूल्स पाई जाती हैं। ये गैस वैक्यूल्स किसी लिक्विड मीडियम के अंदर इनको फ्लोट करने के लिए, ऊपर तैरने के लिए, बायंसी क्रिएट करने के लिए ये वैक्यूल्स इसमें पाई जाती हैं। न्यूक्लियोइड्स, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, इसका जो डीएनए है या जो इसका न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियोइड्स कहलाता है, क्योंकि ये विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। नेक्स्ट इसमें पेरिफेरल स्पेस पाया जाता है जो इसके चारों तरफ होता है, और यह एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, उसमें जो एंजाइम्स एक्टिविटी होती है उसके लिए ये स्पेस पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है, जो पूरा इसका जो साइटोप्लाज्म है उसको
एनवेलप के रूप में इसको कवर करके बाउंड्री के रूप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा इसको कवर करके रखा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप में। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो इस प्रोकैरियोटिक सेल उसके अंदर पाए जाते हैं। इनके अंदर प्लाज्मिड्स हो सकते हैं जो उसका एक अलग एक तरह से सेल ऑर्गेनल्स है प्लाज्मिड, तो वो भी इसमें हो सकते हैं। इसी तरह से हम इसका जो दूसरा भाग है यूकैरियोटिक सेल्स उसमें देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट भाग इसका जो न्यूक्लियस है, ये कंप्लीट एनवेलप से एनवेलप्ड है, एक बाउंड्री से घिरा हुआ है, इसलिए ये यूकैरियोट है। ये वास्तविक न्यूक्लियस है जिसके अंदर डीएनए रहता है और डीएनए भी क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जाता है। क्रोमोसोम्स के रूप में डीएनए यानी हेरेडिटरी मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ जो है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। इसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है, जो उसका क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, क्रोमेटिन के पास में न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है। न्यूक्लियोलस का काम होता है राइबोसोमल आरएनए का निर्माण। तो राइबोसोमल आरएनए जो है वो यहाँ पर पाया जाता है, न्यूक्लियोलस भाग इसका होता है। इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पोरस होती है, यानी न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं और पोर्स के द्वारा उसमें कई सारे जो मटेरियल्स वहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर, तो ये न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर जाते हैं। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये जो भी है सारे न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर किए जाएंगे। इसी तरह से दूसरा पार्ट हम इसका देखते हैं तो इसमें आता है साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, यानी साइटोप्लाज्म में कई सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और ये ऑर्गेनेल्स से ही यूकैरियोटिक सेल की विशेषता भी है। जैसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेन्स है। इसी तरह से इसमें गोल्जी बॉडी पाई जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों ही प्रकार की, रफ और स्मूथ। अगर रफ है तो उसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, रफ नहीं है तो उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान सहयोग करना। इसी तरह से लाइसोसोम जो कि गोल्जी बॉडी के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, गोल्जी बॉडी के द्वारा पैकेज्ड बॉडी के रूप में बनाए जाते हैं, जिसमें सेलुलर डाइजेशन, जो सेल के अंदर डाइजेशन होता है उसके लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये लेकर के और अंदर रखते हैं। अगर ये बस्ट हो जाए तो पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसलिए इनको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। तो लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं। गोल्जी बॉडीज हैं जो विभिन्न प्रकार के जितने भी जो सिक्रेशंस है उनसे संबंधित कार्य गोल्जी बॉडी करती हैं। लाइसोसोम फॉर्मेशन है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं, तो वो गोल्जी बॉडी के द्वारा सीक्रेट होते हैं। वहाँ से प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का काम जो है यहाँ होता है। बाकी काम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा होगा। राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो एक तरह से प्रोटीन सिंथेसिस की साइट्स होती हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, ये तीनों मिलकर के और प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी का निर्माण करते हैं और ये मिलकर के प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये
इंटरनल और जो इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो ये काम करती है। तो इस प्रकार से ये जितने भी जो सेल ऑर्गेनल्स है वो सारे के सारे डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन्स सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। इसी प्रकार से प्लांट सेल है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि सोलर एनर्जी को, सन एनर्जी को ट्रैप करके और एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। अल्टीमेटली जो सन एनर्जी है उसी को ट्रैप करके और उसी को आगे ट्रांसफर किया जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। जितना भी जो बायो वर्ल्ड है सबका अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन है, तो वहाँ से फोटोसिंथेसिस के द्वारा एनर्जी को ट्रैप किया जाता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये काम होता है और ये क्लोरोप्लास्ट केवल यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं। इसी तरह से सेंट्रियोल पाए जाते हैं जो कि सेंट्रियोल सेल डिवीजन के दौरान काम में आते हैं। बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी जो सेल है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, इन सब को बांध करके रखता है, एक एनवेलप का काम करता है और वो करता है। और अगर प्लांट सेल है तो इसके बाहर एक सेल वॉल भी पाई जाती है जो इसको स्ट्रेंथ देती है। सेलुलोज की सेल वॉल भी इसके बाहर पाई जाती है। इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर हैं, जो इसके लक्षण हैं, वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। इसमें वैक्यूल पाई जाती है, बड़ी वैक्यूल पाई जाती है, फूड वैक्यूल हो सकती है, इस प्रकार की वैक्यूल्स भी इसमें हो सकती है। अब देखते हैं कि ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाएं हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बेसिक डिफरेंस हम सभी जानते हैं कि इसके न्यूक्लियस के अंदर बेसिक डिफरेंस है, लेकिन एक एक करके अगर हम देखें इसकी सेल साइज क्या है, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो 1 से 5 माइक्रोमीटर होती है, जबकि यूकैरियोटिक 10 माइक्रोन से बड़ी ही होती है। फिर हम देखते हैं इसका सेल न्यूक्लियस कैसा है, तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी सेल जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड रहता है, एक एनवलप के द्वारा, न्यूक्लियर एनवलप के द्वारा घिरा हुआ रहता है। जितने भी जो क्रोमोसोम्स है, जो हेरिडिटरी मटेरियल है, वो उसके अंदर बंधा हुआ रहता है। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन्स, यानी एक तरह से क्रोमोसोम्स यानी डीएनए, हेरिडिटरी मटेरियल, जस्ट इस संदर्भ में बात की गई है। तो अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसके क्रोमोसोम्स यानी डीएनए या उसका जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो सेल मेम्ब्रेन के अटैच होकर के रहता है, ये उसकी लोकेशन रहती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल है तो एक ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, एक एनवलप के अंदर घिरा हुआ और क्रोमोसोम्स के फॉर्म के अंदर हेरिडिटरी मटेरियल यानी उसका जो डीएनए है वो उसके अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियर डिवीजन, जब सेल डिवीजन होता है तो इन दोनों में किस प्रकार से डिवीजन होता है? अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा डिवीजन होगा, जिसमें हम जानते हैं ट्रांसडक्शन है, कंजुगेशन है। ट्रांसडक्शन यानी अगर बैक्टीरियोफेज के द्वारा उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए अगर ट्रांसफर होता है प्रोकैरियोटिक सेल में तो वो ट्रांसडक्शन कहलाता है। और अगर उसमें कॉन्जुगेशन यानी आपस में जो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर होता है पिल्ली के थ्रू, अटैचमेंट के थ्रू, तो वो कॉन्जुगेशन कहलाता है। या नेचुरल
जीन ट्रांसफर। तो इस प्रकार से इसमें सेल डिवीजन पाया जाता है जो असेक्सुअल सेल डिवीजन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से होता है। दूसरा जो यूकैरियोटिक सेल्स है तो उसमें सेल डिवीजन या तो माइटोटिक होता है और मियोटिक होता है। माइटोटिक है तो उसमें जो सोमेटिक सेल्स बनती हैं तो सोमेटिक सेल के दौरान यानी उसकी जब ग्रोथ होती है तो उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, यानी समसूत्री विभाजन के द्वारा सेल डिवीजन होता है। और अगर जेनेटिक सेल्स बनती है, गैमेट्स बनते हैं, तो उस समय उसमें मियोटिक डिवीजन होता है, यानी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो इस तरह से उसमें सेल डिवीजन यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस की स्थिति क्या होती है? न्यूक्लियोलस उसमें एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, जहां पर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज होता है। जेनेटिक वेरिएशंस किस प्रकार से इन दोनों प्रकार की सेल में डेवलप होते हैं? तो इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें म्यूटेशन के द्वारा जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर म्यूटेशन एवं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब गैमीट फ्यूजन होता है तो उस गैमीट फ्यूजन के द्वारा जो रिकॉम्बिनेशन होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, उसके द्वारा भी वेरिएशन होता है और म्यूटेशन से भी होता है। तो दोनों प्रकार से वेरिएशन इसमें आता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम। ये किस किस प्रकार के होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में जैसा कि हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है, और ये दोनों ही चूंकि प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसमें मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों ही प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, लेकिन राइबोसोम पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें भी प्रोटीन सिंथेसिस की आवश्यकता होती है, और प्रोटीन सिंथेसिस बिना राइबोसोम के संभव नहीं है। इसलिए इसके साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पाए जाते हैं, जो कि प्रकार में भिन्न होते हैं, उसके आकार में भिन्न होते हैं। ये 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, उसकी साइज जो होती है 70S होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स 80S साइज के होते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों ही यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, दोनों ही मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है और दोनों इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि एक का काम है एनर्जी प्रोडक्शन, जो उसमें एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है सेल के अंदर, और दूसरे का काम है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस का काम करता है। इधर प्रोकैरियोटिक सेल में यही एनर्जी सिंथेसिस का जो काम करते हैं वो एक प्रकार के मीजोसोम्स जो उसमें पाए जाते हैं वो करते हैं, जो सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके मॉडिफिकेशन से बनते हैं, उसके अंदर ये प्रक्रिया पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल कंपोजिशन में क्या बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो जो बेसिक डिफरेंस होता है इसका वो होता है इसकी सेल वॉल में। दोनों की सेल वॉल दोनों में हो सकती है, लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर उसकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन ये पदार्थ जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल में पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर सेल वॉल है तो उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन एब्सेंट होगा, लेकिन उसकी जगह सेलुलोज हो सकता है। तो सेलुलोज के द्वारा यानी जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी सेल वॉल बनी हुई होती है। फ्लैजिला अगर दोनों में है तो उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि दोनों में फ्लैजिलम हो सकते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में अगर फ्लैजिलम है तो एक सिंपल उसका स्ट्रक्चर होता है, उसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जबकि
यूकैरियोटिक सेल में उसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि हम जानते हैं। उसमें अगर हम उसका टीएस काट करके देखें तो उसमें 9+2 का पैटर्न पाया जाता है, यानी उसमें उसके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो मिल करके और इसका निर्माण करती हैं, इसलिए वो अलग प्रकार के हो गए। पहली प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया सेल है, तो उसमें पहली पाइलस पाया जाता है। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें इस प्रकार के स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं। स्टोरेज के लिए क्या स्ट्रक्चर होते हैं, ये कौन सा कंपाउंड्स उसमें पाए जाते हैं स्टोरेज के लिए? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पॉली बी हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट कंपाउंड है, वो स्टोर करके अपना जो फूड मटेरियल है वो इस रूप में रखता है, जबकि यूकैरियोट्स में ये पॉली बी हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एब्सेंट होता है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस जो हैं वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं के अंदर इस प्रकार के बेसिक डिफरेंसेस पाए जाते हैं। धन्यवाद।